प्रमुख पर्वत व पठार, बस इसके बारे में डिटेल भी पढ़ी थी अपन। 4 भागों में से दूसरी भाग पढ़ रहे हैं। राजस्थान को टोटली 4 भाग में डिवाइड किया गया था दोस्तों, डिवाइड किया हुआ है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली पर्वतमाला। तीसरा नंबर पे देखिए ये जो पार्ट है ये आपका राजस्थान का पश्चिमी थार मरुस्थल, राजस्थान का पश्चिमी थार मरुस्थल, मतलब ये जो पूरा एरिया है जो थार मरुस्थल है। दूसरा आपका अरावली पर्वतमाला, और तीसरा यहाँ पे है दोस्तों ये जो पार्ट है ये आपका है ना पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ दोस्तों ये पार्ट है, ये जो पार्ट है फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी पठारी प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी पठारी प्रदेश। यहाँ पे दक्कन का पठार है दोस्तों। तो ये चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और अपन अभी कवर कर रहे हैं ये, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ लिया हमने पिछले लेक्चरों में राजस्थान का मरुभूमि मतलब राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। अब पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला, और इसमें अभी हम पढ़ रहे थे प्रमुख पर्वत व पठार, ये अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था दोस्तों। मैं इसमें ओवरव्यू दूंगा इसके बारे में दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, आपको पसंद आ रहा हो तो, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, आपको बुक एक नोट्स की तरह हो जाएगा। जब आप दोबारा इसको सुनने के बाद बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और फटाफट आपको समझने की सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स आपको याद करने के लिए एक बार पढ़ना पड़ेगा बुक दोस्तों, और आपको काफ़ी कुछ तो आपको ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट आप इस लेक्चर को, सारे लेक्चर को सुन लेंगे तो ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं दोस्तों। और सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए एक बार तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक प्लीज़। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के लिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सब्जेक्टों को लेक्चर बनाऊंगा। जैसे राजस्थान जीके बना रहा हूं, फिर इंडिया जीके बनाऊंगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का जैसा डिमांड होगा उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट का बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। तो और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने तैयारियां कर रखी है, और मैं खुद पहले लेक्चरर था, कॉलेज में पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ गेस्ट लेक्चर के तौर पे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो बने रहिए मेरे लेक्चर के साथ अंत तक दोस्तों। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये देखिए आप, अब ये चीज़ मैंने बताई थी पहले भी। ये देखिए, ये आपका त्रिकुट पहाड़ी आपका कहाँ पे है, जैसलमेर में है। 56, ये मैं एक ब्रीफ में है ना आइडिया दे रहा हूँ। 56 की पहाड़ियाँ आपका, 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत, 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत, ये आपका दोस्तों कहाँ है, ये आपका बाड़मेर में है, बाड़मेर की तरफ है दोस्तों। 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत। इसी तरह से आपका ये सुंडा पर्वत दोस्तों, ये मिटा देता हूँ, तो ये सुंडा पर्वत आपका, सुंडा पर्वत जालोर में है दोस्तों। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, सुंडा पर्वत। तो सुंडा पर्वत आपका जालोर में है। जसवंत की पहाड़ियाँ जालोर में है दोस्तों। माउंट आबू जो सबसे गुरु शिखर जिसकी सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं माउंट आबू। शेर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दिलवाड़ा पर्वत शिखर, यही है आपका सिरोही में। अंचलगढ़ उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है दोस्तों। तो उड़िया पठार के बारे में कई बार पूछा जाता है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों, मतलब राजस्थान का उड़िया पठार। इसी तरह से उदयपुर में आपका जरगा पर्वत जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जरगा पर्वत राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लासड़िया का पठार भी उदयपुर में है दोस्तों। और भोरट का पठार आपका उदयपुर से लेके राजसमंद तक फैला हुआ है। उदयपुर से लेके राजसमंद तक भोरट का पठार फैला हुआ है दोस्तों। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा में है दोस्तों। ये बिजासन का पहाड़ी आपका, ये बिजासन का भीलवाड़ा में है दोस्तों। बिजासन की पहाड़ियाँ आपका भीलवाड़ा में है।
भीलवाड़ा में बिजासन की पहाड़ी। और ऊपर चलते हैं दोस्तों, आपका ये मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ और खंडेला की पहाड़ियाँ, ये आपका सीकर सीकर और ये शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़, खंडेला की पहाड़ियाँ और बैराठ की पहाड़ियाँ आपको पता ही है जयपुर में पड़ता है दोस्तों। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें डिटेल में कवर की थी, प्लीज़ पिछला लेक्चर देखें। आपको मैं एक ब्रीफ दे रहा था। अब अपन पढ़ रहे हैं अरावली मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें दोस्तों आपका उदयपुर, ये उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, राजसंबत, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली व जयपुर, 13 जिले आते हैं दोस्तों अरावली मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसंबत, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। और देखिए दोस्तों, ये आपका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 12 जिले आते थे और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, 13 जिले हैं टोटल। तो इसमें आपको मैंने ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक अपन आगे से चलते हैं दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वत है असमान भागों में राजस्थान को विभक्त करती है तथा ये काफ़ी आर्थिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के लिए अरावली पर्वत श्रेणियाँ। और इसमें कई ग्रेनाइट की चट्टानें वगैरह भी मिलती हैं। यहाँ पे कई जगह पे बनती घाटियाँ हैं कई। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना राज्य का संपूर्ण भूभाग का 9% है दोस्तों। ये कितना प्रतिशत है, राज्य का संपूर्ण भूभाग का 9%। और जनसंख्या इसकी कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या का 10% है दोस्तों। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% है ये, और राज्य का संपूर्ण भूभाग 9% है। तो जनसंख्या तो इस जो क्षेत्र है इसमें राज्य का 10% लोग ही रहते हैं। इसमें 10% लोग रहते हैं इस भूभाग पे, अरावली पर्वत श्रेणी पे, मतलब। और है ना, राज्य का संपूर्ण भूभाग का 9% क्षेत्रफल है ये। और वर्षा यहाँ पे कितनी होती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा आपका यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर तक तो ये आपका मरुस्थलीय प्रदेश में होता था। 50 से 90 तक का इस एरिया में होता है अरावली पर्वत श्रेणी में, मतलब अरावली पर्वत जो प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो इन देशों में। तो अरावली पर्वत राज्य में एक वर्षा विभाजक करते हैं। अरावली पर्वत क्या करता है दोस्तों, ये अरावली पर्वत राज्य में एक वर्षा विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। मतलब ये है कि दोस्तों अरावली पर्वत है ना, वो एक वर्षा विभाजक रेखा की तरह वर्क करता है, मतलब वर्षा विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। और आज का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, आप लोग जानते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, लगभग 150 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है दोस्तों, माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होता है। उप आर्द्र जलवायु कैसी है दोस्तों, उप आर्द्र जलवायु। और मिट्टी कैसी है दोस्तों, काली, भूरी, लाल, कंकरीली मिट्टी होती है दोस्तों। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, काली, भूरी, लाल, कंकरीली मिट्टी होती है यहाँ पे। तो भूरी लाल भी होती है, कंकरीली मिट्टी भी होती है। उप आर्द्र जलवायु 5 है। जलवायु कैसी है दोस्तों, उप आर्द्र जलवायु, मतलब पूरी तरह से आर्द्र नहीं, मतलब आर्द्र मतलब क्या बोलते हैं, आर्द्र मतलब नमी होना, नमी। तो ये पूरी तरह से नमी नहीं होती है, पर नमी होती है काफ़ी कुछ। तो दोस्तों तो जलवायु इस एरिया कैसी होती है, उप आर्द्र, मतलब इस क्षेत्र का जलवायु कैसी है, उप आर्द्र। और मिट्टी कैसी होती है दोस्तों, काली, भूरी, लाल, कंकरीली मिट्टी। तो काली भी होती है, भूरी भी होती है और कंकरीली भी होती है, मतलब काली होती है और भूरी होती है, और इसमें कंकर पत्थर भी होते हैं। तो इस तरह का मिट्टी इस एरिया में पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि मरुस्थलीय प्रदेश में तो रेत और बालुई मिट्टी होती है, और है ना गंगानगर और हनुमानगढ़ के एरिया में आपका जालोढ़ मिट्टी मिलता है, जो
आपका घग्गर के मैदान के में है। तो दोस्तों ये मिट्टियाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कैसी मिट्टी मिलती है, काली और भूरी लाल कंकरीली मिट्टी। अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कर्णवत रूप में दक्षिण पश्चिम में गुजरात में खेड़ा ब्राह्मण या पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंघाना तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपका कर्णवत रूप में, कैसा है? कर्ण, जैसे अरावली पर्वतमाला का विस्तार जैसे अभी मैंने कर्णवत रूप में है। कैसा है दोस्तों? ये आपका ये नॉर्थ है, ईस्ट है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो ये वेस्ट है, तो यहाँ ये वेस्ट है आपका। तो ये ऐसे है, ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे कर्ण जो कर्ण होता है ना, चतुर्भुज का कर्ण, वैसे कर्णवत रूप में इसका विस्तार है दोस्तों। तो कर्णवत रूप में इसका विस्तार है रूप में, जो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के खेड़ा ब्राह्मण तक से है, पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है। कैसा विस्तार दोस्तों? ये विस्तार इस तरह से है कि दक्षिण पश्चिम में गुजरात, मतलब यहाँ पे गुजरात है, और इधर आपका इस तरफ आपका ये क्या बोलते हैं, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक ऐसे श्रृंखलाबद्ध में है। आपको मैंने डायग्राम में, आपको मैप में दिखाया था मैंने ये चीज़ें इस तरह से। तो ये आपको यह ध्यान रखना है कि गुजरात में खेड़ा ब्राह्मण पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक का है श्रृंखलाबद्ध रूप में, और इसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में दिल्ली तक का फैली हुई है। तो ये दिल्ली तक का ये गया हुआ है। कहाँ तक गया हुआ है? दिल्ली तक गया हुआ है ये अपना क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत रायसीना की पहाड़ी तक गया हुआ। इन श्रृंखलाओं की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक, उनकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में सबसे ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिम में अधिक श्रृंखलाओं की चौड़ाई और व ऊंचाई, और धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती चली जाती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला आपको मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान का जो भूभाग है वो गोंडवाना और तैथिस सागर का अवशेष है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गोंडवाना लैंड का है, और तैथिस सागर का अवशेष था आपका मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान, और गोंडवाना लैंड का अवशेष है अरावली पर्वत, और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का। दो इसके हैं, और दो गोंडवाना लैंड के हैं, और दो भाग किसके हैं? तैथिस सागर के दोस्तों। ये चीज़ें मैंने पहले बताई थी आप लोगों को। तो आगे चलते हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष है। इनकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? इनकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी, प्राचीन कल्प में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? प्राचीन कल्प में हुई थी। और इसके दक्षिणी भाग में पठार, उत्तरी व पूर्वी भाग में मैदान व पश्चिमी भाग में मरुस्थल है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ना, इसका उत्पत्ति कब हुआ था? किसका? अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत, ये तो बताए इनकी उत्पत्ति भूगर्भिक ऐतिहासिक, ये इंपॉर्टेंट है, भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प, प्राचीन कल्प में हुई थी। मतलब जिस समय मैंने बताया था आपको इयोसीन और प्लेस्टोसीन काल, उस समय 3 भाग थे आपके गोंडवाना, 3 जो विश्व है वो 3 भागों में था, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और तैथिस सागर। तो उस समय
उस समय ये तीनों थे, तो इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन काल में। तो उसी समय अब जब ये कब निर्माण हुआ, ये जो अरावली पर्वत कब निर्माण हुआ, जब भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में, प्री कैम्ब्रियन कल्प में, ये याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन कल्प में। और इसके दक्षिणी भाग में पठार, दक्षिणी भाग में तो आपका पठार है, उत्तरी व पूर्वी भाग में मैदान और पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। ये चीज़ आपको मैप में क्लियर हो रही है कि आपका दक्षिणी भाग में तो आपका पठार है, दक्षिणी भाग में मतलब नीचे की तरफ पठार है, और दोस्तों उत्तरी और पूर्वी भाग में मैदान है, और पश्चिमी भाग में मरुस्थल है ही है। अरावली पर्वत प्रारंभ में बहुत ऊंचे थे, और परंतु अनाच्छादन के कारण आज अवशिष्ट परतों, रेजिडुअल माउंटेन्स के रूप में रह गया। ये अमेरिका के अल्पलेशियन पर्वतों के समान है। अल्पलेशियन पर्वत भी अन्नाच्छादन के कारण मतलब धीरे धीरे अति छटते वो अवशिष्ट के रूप में रह गए हैं दोस्तों, अवशिष्ट के रूप में रह गए। तो अरावली पर्वत श्रेणियों के बीच में चारों ओर पहाड़ से घिरे हुए बेसिन तथा अलवर बेसिन, बैराट बेसिन, सरिस्का बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, उदयपुर बेसिन, राजसमंद बेसिन, ब्यावर बेसिन, अजमेर बेसिन आदि पाए जाते हैं। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ये जैसे ये जो एरिया है, ये किसके सारे ये सारे अरावली पर्वत श्रेणियों के, जैसे पर्वत श्रेणियाँ, उनके बीच में क्या होगा दोस्तों, कैचमेंट एरिया होगी। बेसिन है मतलब जगह है, आती क्या बोलते, जो नदियों का जो फ्लो है, उनका जो बेसिन बनते हैं, मतलब एक तरह से जल के प्रवाह का जो रास्ता है, उनको बेसिन कहते हैं। तो अलवर बेसिन है, बैराट बेसिन है, सरिस्का बेसिन है, खूब सारे जिस डिस्ट्रिक्ट में बेसिन है, उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम के हिसाब से उनका बेसिन, उनको उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे सरिस्का बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, उदयपुर बेसिन, राजसमंद बेसिन, ब्यावर बेसिन, अजमेर बेसिन। तो ये सारे दोस्तों, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यार थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए दोस्तों। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खनिज बहुत यातायात में मिलते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में खनिज बहुत यातायात में मिलते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अबरक, लोहा, चांदी, लोहा, मैग्नीज, पुलस्पार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि। ये सारे दोस्तों इस क्षेत्र में मिलते हैं। इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत में मिलते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अबरक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, पुलस्पार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि इस एरिया में मिलते हैं। मतलब ये तो एक तरह से पहाड़ है अरावली पर्वत, तो यहाँ आपको पता है कि खनिजों का और ये सब का भरमार है। तो इसमें आपका तांबा, सीसा, जस्ता, अबरक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, पुलस्पार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि खूब मिलते हैं। इनके राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। इनके राज्य का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख मुख्य दर्रे कौन कौन से दोस्तों? देसूरी नाल, क्या है दोस्तों? देसूरी नाल, हाथी दर्रा। दर्रे कौन कौन से दोस्तों? दर्रे क्या होते हैं? जो रास्ता होता है। तो ये है देसूरी नाल। कौन कौन से दोस्तों? देसूरी नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। झीलवाड़ा नाल और सोमेश्वर नाल। तो ये रास्ते हैं एक दूसरे के ज़िले में पार होने के और जाने आने के रास्ते हैं। तो देसूरी नाल, तो ये मुख्य दर्रे हैं। देसूरी नाल याद रखना, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, झीलवाड़ा नाल, सोमेश्वर नाल। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र के पहाड़ी भागों में भील, मीणा, देखिए दोस्तों ये जनजातियां रहती है इस क्षेत्र, पहाड़ी देश क्षेत्रों में। भील, मीणा, गरासिया, डामोर आदि आदिवासी जनजातियां रहती हैं। तो
मीना तो बहुत आगे बढ़ गए, तो भील, मीणा, गरासिया, डामोर और डामोर ये जनजातियां इधर रहती है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी आपको मैंने बताई है, गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है और इसी क्षेत्र में सिरोही में है। किस क्षेत्र में है? सिरोही में, आपको बताया था मैंने, सिरोही में। और दूसरी चोटी शेर है और तीसरी चोटी आपको मैंने बताया था जो उदयपुर में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितना है? 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर 80% कहाँ है? राजस्थान में है। तो 692 में से 550 किलोमीटर, सिर्फ 42 किलोमीटर बाकी राज्यों में है। तो 550 किलोमीटर अरावली पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में। अरावली के ढालों पर मक्का की खेती होती है, ये पूछा जाता है दोस्तों। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित अरावली पर्वत विश्व श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन है दोस्तों, फोल्डेड माउंटेन्स है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है, फोल्डेड पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करती है। राजस्थान की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करती है। और ये इसके पूर्व में गिरने वाला पानी नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम में गिरने वाला पानी अरब सागर में लाया जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, बुक में कि एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। आपको ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश में और भी आगे है बताने को, अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे दोस्तों ये सब सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।